द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू वंशज है राणा का, फेंक जहाँ तक भाला जाए। नमस्कार दोस्तों, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान का इतिहास आज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मेवाड़ का इतिहास करके चलेंगे। कंप्लीट राजस्थान का इतिहास मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहले हम मेवाड़ का इतिहास करके चलेंगे। राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी हो, पटवार हो, ग्राम सेवक हो, रीट हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें राजस्थान जीके आता है, सब कुछ हम यहाँ पे कवर करके चलेंगे। पढ़ाने का काम मेरा है, सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा एग्जाम में, ये मान के चलना। सब कुछ हम कवर करके चलेंगे। आपके एग्जाम में जो जो प्रश्न आते हैं सारा सब कुछ लेके चलेंगे। आपका काम बस इतना सा है, आपको वीडियो शेयर करना है। आपके जो फ्रेंड हैं उनमें आपको वीडियो शेयर करना है, ये काम आपका है। बाकी पढ़ाने का काम मेरा है। पूरी ईमानदारी से जो जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सब कुछ मैं कवर करके चलूँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि वीडियो देखते देखते आपको सब कुछ मैं याद भी करवाऊँ। जहाँ इमेज की ज़रूरत पड़े, फ़ोटो की ज़रूरत पड़े, वहाँ फ़ोटो भी हम यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मेवाड़ का इतिहास आज हम शुरू करने जा रहे हैं। मेवाड़ का इतिहास शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम मेवाड़ के इतिहास की बात करें तो इसमें हम गुहिल वंश और सिसोदिया वंश पढ़ के चलेंगे। गुहिल वंश से शुरू करेंगे और आगे चलकर हम सिसोदिया वंश पढ़ेंगे। ये एक ही वंश चलेगा जो हमारे स्वतंत्रता तक चलेगा। जब हम आज़ाद नहीं हो जाएंगे तब तक ये सारा एक ही वंश चलेगा। इसको संसार का सबसे प्राचीन राजवंश भी कहा जाता है। तो गुहिल वंश और सिसोदिया वंश ये पूरा हम कवर करके चलेंगे। मेवाड़ के इतिहास की हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि मेवाड़ के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है। मेवाड़ के अंतर्गत क्षेत्र कौन सा आता है ये आपको पता रहना चाहिए। तो दोस्तों, उदयपुर वाला जो क्षेत्र है, इसके आसपास का क्षेत्र है, ये मेवाड़ के अंतर्गत आता है। आपको दिख रहा होगा ये उदयपुर। उदयपुर के ऊपर आता है राजसमंद। राजसमंद के पास में बात करें तो दक्षिण भीलवाड़ा, अर्थात भीलवाड़ा का दक्षिणी क्षेत्र। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। तो ये जो क्षेत्र आता है ये मेवाड़ के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। उदयपुर आ गया, राजसमंद आ गया, भीलवाड़ा का दक्षिणी क्षेत्र आ गया हमारे पास। उसके बाद बात करेंगे चित्तौड़गढ़ आ गया, प्रतापगढ़ आ गया। ये वाला क्षेत्र हमारे पास मेवाड़ के अंतर्गत आता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। महाभारत काल में ये जो क्षेत्र है ये शिवी जनपद के अंतर्गत आता था। महाभारत काल में ये क्षेत्र शिवी जनपद के अंतर्गत आता था। शिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका थी। शिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका थी, जो वर्तमान में नगरी नाम से जानी जाती है। एग्जाम में पूछा जाता है नगरी कहाँ है, तो नगरी चित्तौड़गढ़ में है। महाभारत काल में ये क्षेत्र जनपद के अंतर्गत आता, जनपद में हम बटे हुए थे। तो ये शिवी जनपद के अंतर्गत आता था, जिसकी राजधानी मध्यमिका थी, जिसे वर्तमान में हम नगरी बोलते हैं। नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में नगरी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं मेवाड़ की। ये मेवाड़ नाम कैसे है, कैसे ये नाम बना। दोस्तों, ये राजस्थान के इतिहास की क्लासेज चल रही हैं अभी। ये आपको हर शाम को 5 बजे क्लासेज मिल जाएंगी। तो आप YouTube पे जाना, डेनियल क्लासेज पे 5 बजे आपको ये क्लासेज मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि जब भी कोई न्यू नोटिफिकेशन अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ नाम कैसे बना। मेव प्लस वाड़ से मेवाड़ बना। मेव प्लस वाड़, अर्थात मेव या मेद जाति की अधिकता के कारण ये मेवाड़ पड़ा, और इस जाति की अधिकता के कारण ही आगे चलकर इसका नाम मेदपाट पड़ा। आगे चलकर इसका नाम मेदपाट पड़ा। मेव या मेद जाति की अधिकता के कारण ही आगे चलकर इसका नाम मेदपाट पड़ा। लेकिन मेदपाट तो संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसको हिंदी में प्रागवाट बोला जाता है। मेदपाट संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसको हिंदी में हम प्रागवाट बोलते हैं। अब हमारे पास कौन कौन से नाम निकल कर आए। सबसे पहले हमने देखा शिवी। शिवी के बाद हमने देखा मेदपाट, और उसके बाद में हमने देखा प्रागवाट। तो ये तीनों नाम ही आपको ध्यान रखने हैं। शिवी, मेदपाट और प्रागवाट, तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। तीनों नाम इंपोर्टेंट है। मेवाड़ अर्थात मेव जाति द्वारा रक्षित प्रदेश मेवाड़, झालावाड़ झाला द्वारा रक्षित प्रदेश झालावाड़, इस तरह से आपको ध्यान रखना है।
हम बात कर रहे थे गुहिल वंश की। गुहिल वंश के बारे में अब देखते हैं किस तरह से ये वंश बना, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, किन किन विद्वानों ने इसके बारे में क्या क्या बोला है। गुहिल वंश की दोस्तों हम बात करें तो मुहणोत नैनसी ने गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। मुहणोत नैनसी ने अपनी ख्यात में गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। कर्नल जेम्स टोड ने भी गुहिलों की 24 शाखाओं को माना है, जैसे मेवाड़ के गुहिल, मारवाड़ के गुहिल, वागड़ के गुहिल, चारसू के गुहिल, इस तरह से इनकी 24 शाखाओं को माना है। कुछ नाम हैं आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे, राजस्थान के पूरे इतिहास में ये नाम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, आपको याद करने ही करने पड़ेंगे। जैसे मुहणोत नैनसी, ये मुहणोत नैनसी जोधपुर के महाराजा थे जसवंत सिंह, उनके दीवान थे, उनके दरबारी थे। मुहणोत नैनसी आपको ध्यान रखना है। कर्नल जेम्स टोड भी ऐसा नाम है जो आपके पूरे राजस्थान के इतिहास में चलेगा, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। काफ़ी इन्होंने बुक्स लिखी हैं राजस्थान के बारे में, काफ़ी इन्होंने अध्ययन किया है। कर्नल जेम्स टोड के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो मुहणोत नैनसी ने भी इनकी 24 शाखाओं को बताया है, कर्नल जेम्स टोड ने भी इनकी 24 शाखाओं को बताया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इन गुहिलों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये गुहिल कहाँ से आए, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। कर्नल जेम्स टोड क्या मानते हैं? कर्नल जेम्स टोड बोलते हैं कि ये जो मेवाड़ के गुहिल हैं, ये गुजरात का शासक था शीलादित्य, शीलादित्य की संतानें हैं। मेवाड़ के गुहिल गुजरात के शासक शीलादित्य की संतानें हैं। कर्नल जेम्स टोड ऐसा मानते हैं। कर्नल जेम्स टोड इनको विदेशी भी बताते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं अब्बुल फजल, इनके बारे में क्या बोलते हैं। अब्बुल फजल कौन थे? अकबर के नवरत्नों में से एक था अब्बुल फजल। अब्बुल फजल इसके बारे में क्या बोलता है? अब्बुल फजल कहते हैं कि ईरान का एक बादशाह था नौशेरवां आदिल, नौशेरवां आदिल की संतानें इनको मानते हैं। अब्बुल फजल ईरान का बादशाह था नौशेरवां आदिल, उसकी संतानें इसको मानते हैं। ध्यान रखना कि अब्बुल फजल बाहर का ही मानेगा, ईरान के बादशाह नौशेरवां आदिल, तो बाहर का ही अब्बुल फजल इनको मान रहा है। गोपीनाथ शर्मा और DR भंडारकर इनको ब्राह्मण वंश से मानते हैं। याद कैसे रखेंगे? गोपीनाथ शर्मा खुद ब्राह्मण हैं, तो इनको ब्राह्मण वंश से मानते हैं, ऐसे हम ध्यान रख लेंगे। गोपीनाथ शर्मा और DR भंडारकर इनको ब्राह्मण वंश से मानते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको गौरी शंकर हीराचंद ओझा के बारे में, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा इनको सूर्यवंशी मानते हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा इनको सूर्यवंशी मानते हैं। प्रमाण क्या देते हैं? वैसे आप याद कैसे रखोगे? गौरी शंकर भगवान का नाम आ गया, सूर्य भी भगवान ही है, तो गौरी शंकर भी भगवान का नाम, सूर्य भी भगवान का नाम, इससे ध्यान रख लेना। गौरी शंकर हीराचंद ओझा इनको सूर्यवंशी मानते हैं। प्रमाण क्या देते हैं? मेवाड़ के जो महाराणा है वो खुद को हिंदुआ सूरज बोलते हैं, तो एक प्रमाण तो ये देते हैं। दूसरा ये बोलते हैं कि जो मेवाड़ का झंडा है उस पे सूर्य की आकृति है, मेवाड़ के झंडे पे सूर्य की आकृति है, 2 प्रमाण हो गए। तीसरा ये प्रमाण देते हैं कि बप्पा रावल के समय जो सोने के सिक्के प्राप्त हुए थे उन पे भी सूर्य की आकृति है। आगे चलकर बप्पा रावल हम पढ़ेंगे, तो बप्पा रावल के समय जो सोने के सिक्के प्राप्त हुए थे उन पे भी सूर्य की आकृति है। तो हमारे सामने क्या क्या निकल कर आया? मेवाड़ के महाराणा खुद को हिंदुआ सूरज मानते हैं, मेवाड़ के झंडे पे सूर्य की आकृति है, और तीसरा प्रमाण इन्होंने दिया कि बप्पा रावल के समय जो सोने के सिक्के प्राप्त हुए उन पे सूर्य की आकृति है। 3 ये प्रमाण हमको टोटल देते हैं, और इससे बताते हैं कि ये सूर्यवंशी हैं। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ से एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये हम सबको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं गुहिल वंश के बारे में। गुहिल वंश के बारे में विस्तार से थोड़ा देखते हैं। गुहिल वंश कुल देवी की बात करेंगे तो बाण माता इनकी कुल देवी हो जाएगी। कैसे ध्यान रखेंगे? ऐसे ध्यान रखना, ये बाण चलाते हैं, तो बाण से ध्यान रखना, बाण माता इनकी कुल देवी हो जाएगी। गुहिल वंश का संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष गुहिल को बोलते हैं। गुहिल को गुहिल, गहलोत, गुहिलोत आदि नामों से जाना जाता है। गुहिल भी बोलते हैं, गुहिलोत भी बोलते हैं, गहलोत भी बोलते हैं, गुहादित्य भी बोलते हैं, आदि नामों से हम इसको जानते हैं। इनके पिता शीलादित्य थे, माता पुष्पावती थी।
पिता शिलादित्य, माता पुष्पावती। शिलादित्य थे, मतलब शिला हम पत्थर को भी बोलते हैं, और पत्थर के फूल चढ़ते हैं, कभी भूल जाओ तो ध्यान रख लेना। पिता शिलादित्य और माता इनकी पुष्पावती थी, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो शिलादित्य थे ये वल्लभी नगर गुजरात के शासक थे। वल्लभी नगर गुजरात के शासक थे। इनको कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। पुष्पावती पुत्र प्राप्ति के लिए माउंट आबू में अम्बा देवी के दर्शन करने जाती है। माउंट आबू में अम्बा देवी का मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करने जाती है। पीछे से शिलादित्य पर अरबी आक्रमण कर देते हैं, शिलादित्य की मृत्यु हो जाती है। आगे चलकर पुष्पावती एक गुफा में बच्चे को जन्म देती है। गुफा में जन्म देने के कारण ही इसको गुहादित्य या गुहिल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पुष्पावती गुफा में बच्चे को जन्म देती है। गुफा में जन्म देने के कारण इसको गुहिल, गुहादित्य आदि नामों से जाना जाता है। गुहादित्य ने 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की थी। गुहादित्य ने 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की और नागदा को अपनी राजधानी बनाया। गुहादित्य ने 566 में गुहिल वंश की स्थापना की और नागदा को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की प्रथम राजधानी बनी। काफ़ी बार पूछा जाता है कि मेवाड़ की प्रथम राजधानी क्या बनी, तो नागदा मेवाड़ की प्रथम राजधानी बनी। 566 ईस्वी में गुहादित्य ने गुहिल वंश की स्थापना की और नागदा को अपनी राजधानी बनाया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं बप्पा रावल की। बप्पा रावल जिनका शासनकाल 734 से 753 ईस्वी तक माना जाता है, बप्पा रावल के बारे में बात करते हैं। बप्पा रावल जिनको काल भोज नाम से भी जाना जाता है। काल भोज के पिता थे महेंद्र द्वितीय। महेंद्र द्वितीय की भीलों द्वारा हत्या कर दी जाती है। काल भोज को हारित ऋषि ही पालते हैं, या हारित ऋषि की गायें चराया करते थे। जो काल भोज हैं वो हारित ऋषि की गायें चराया करते थे। हारित ऋषि ही इनको शिक्षा देते हैं। 734 ईस्वी में हारित ऋषि के आशीर्वाद से ये चित्तौड़ पर आक्रमण कर देते हैं और चित्तौड़ के राजा हैं मानमोरी। मानमोरी को पराजित कर देते हैं और 3 उपाधियां धारण करते हैं, हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकवे की। 734 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा मानमोरी को पराजित करते हैं और 3 उपाधियां धारण करते हैं, हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकवे की। आगे चलकर हारित ऋषि इनको बप्पा रावल की उपाधि देते हैं। काल भोज को हारित ऋषि आगे चलकर बप्पा रावल की उपाधि देते हैं। सीवी वेद ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टल की उपाधि दी। चार्ल्स मार्टल कौन था? मुगल सेना को पराजित करने वाला प्रथम सेनापति था चार्ल्स मार्टल। तो सीवी वेद ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टल की उपाधि दी, ये भी हमको ध्यान रखना है। बप्पा रावल ने कैलाशपुरी गांव नागदा उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। बप्पा रावल ने कैलाशपुरी गांव नागदा उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। ये खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं, अर्थात ये खुद को राजा न मान के एकलिंग जी को ही राजा मानते हैं, खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है, तो कैलाशपुरी गांव नागदा उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर है। ये शैव धर्म के पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। शैव धर्म के पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। बप्पा रावल ने सर्वप्रथम मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए, जो 115 ग्रेन प्रति सिक्का था। बप्पा रावल ने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए, जो 115 ग्रेन प्रति सिक्का था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नागदा में बने सास बहू के मंदिर भी इन्हीं के समय के बने हुए हैं। जो नागदा में सास बहू के मंदिर हैं वो भी इन्हीं के समय के हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि सास बहू के मंदिर कहाँ हैं, तो नागदा में ही सास बहू के मंदिर हैं। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रणकपुर प्रशस्ति पाली की है। इस रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल और काल भोज इन दोनों को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। कहा गया है कि ये एक व्यक्ति नहीं है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपको ध्यान रखना है। बप्पा रावल का जो समाधि स्थल बना हुआ है वो कैलाशपुरी, एकलिंग जी का जो मंदिर है कैलाशपुरी, उससे कुछ दूरी पर ही बना हुआ है, जो आज भी मौजूद है। बप्पा रावल का जो समाधि स्थल बना हुआ है
एकलिंग जी का जो मंदिर है कैलाशपुरी में, उससे कुछ दूरी पर ही है, जो आज भी मौजूद है। तो ध्यान रखना, बप्पा रावल का समाधि स्थल भी वहीं पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बप्पा रावल के बाद में जो अगले शासक आते हैं वो हमारे पास आते हैं अल्लट, जो 10वीं सदी में इसका शासनकाल रहा था। अल्लट को ख्यातों में आलू रावल भी कहा गया है। ऐसे अल्लट, ऐसे आलू रावल, अल्लट को आलू रावल भी कहा गया है। अल्लट ने आहड़ उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनी। पहली राजधानी नागदा, दूसरी राजधानी आहड़। ऐसे अल्लट, ऐसे आहड़। तो अल्लट ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनी। अल्लट ने आहड़ उदयपुर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। आहड़ उदयपुर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अल्लट ने हूणों की राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया था। हूणों की राजकुमारी थी हरिया देवी, उसके साथ विवाह किया था। ऐसा कहा जाता है कि यह प्रथम इंटरनेशनल शादी थी, अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अल्लट के बाद जो मेवाड़ के शासक रहे वो रण सिंह या करण सिंह रहे। रण सिंह या करण सिंह का शासनकाल 1158 से 1168 ईस्वी तक रहा था। रण सिंह या करण सिंह के दो पुत्र थे, एक तो शेम सिंह, एक राहप। शेम सिंह और राहप। राहप से ध्यान रखना है राणा शाखा, रा से राहप, रा से राणा शाखा। राहप राणा शाखा लेकर आया था और शेम सिंह रावल शाखा लेकर आया था। शेम सिंह रावल शाखा, राहप राणा शाखा लेकर आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राहप ने सिसोदी गांव बसाया और यहाँ के निवासी सिसोदिया कहलाए। राहप ने सिसोदी गांव बसाया, यहाँ के निवासी सिसोदिया कहलाए। दोस्तों ये शेम सिंह था, इसके दो पुत्र थे, एक तो सामंत सिंह और एक कुमार सिंह। सामंत सिंह और कुमार सिंह इसके दो पुत्र थे। 1177 ईस्वी में नाडोल के शासक थे कीर्तिपाल चौहान। वो सामंत सिंह पर आक्रमण कर देते हैं और सामंत सिंह को हरा देते हैं। लेकिन जो मेवाड़ के सामंत और सरदार हैं वो नहीं चाहते कि कोई विदेशी आए और मेवाड़ पर अधिकार करे। वो कुमार सिंह के नेतृत्व में सेना इकट्ठी करते हैं और कीर्तिपाल चौहान पर आक्रमण करते हैं, कीर्तिपाल चौहान को हरा देते हैं। कीर्तिपाल चौहान वहां से जालोर चला जाता है और जालोर में चौहान वंश की स्थापना करता है। जब हम जालोर के चौहान पढ़ेंगे तब कीर्तिपाल चौहान के बारे में पढ़ेंगे। तो कीर्तिपाल चौहान जालोर चला जाता है और जालोर में चौहान वंश की स्थापना करता है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला शासक आता है वो आता है जेत्र सिंह। जेत्र सिंह जिसका शासनकाल 1213 से 1253 ईस्वी तक रहा था। 1213 से 1253। जितना इनको लिखकर याद करोगे उतना अच्छे से आपके याद रहेंगे। 1213 से 53 तक इसका शासनकाल रहा था। जेत्र सिंह के समकालीन दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश था। दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश इनके समकालीन था। इनके समय का जो प्रसिद्ध युद्ध है वो भूताला का युद्ध है, जो 1227 ईस्वी में हुआ था। 1227 में भूताला के युद्ध में जेत्र सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित किया था। जो दिल्ली का सुल्तान था इल्तुतमिश, उसको पराजित किया था 1227 में भूताला के युद्ध में। इस युद्ध में जेत्र सिंह के सेनापति बालाक व मदन थे। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। भूताला के युद्ध में जेत्र सिंह के सेनापति कौन थे? बालाक व मदन इसके सेनापति थे। इस युद्ध के बारे में हमको पता कैसे चलता है? तो दोस्तों जयसिंह सूरी की पुस्तक है हमीद मद मर्दन। जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीद मद मर्दन में हमें इस युद्ध के बारे में, भूताला के युद्ध के बारे में पता लगता है कि ये 1227 में हुआ था। इल्तुतमिश इसमें पराजित हुआ था, इस बारे में हमको पता लगता है। जेत्र सिंह ने दोस्तों नागदा आहड़ के बजाय चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था, जो मेवाड़ की तीसरी राजधानी बनी थी। इस युद्ध में नागदा को काफ़ी क्षति पहुंचती है, तो जेत्र सिंह ने नागदा आहड़ की बजाय चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की तीसरी राजधानी बनी। पहली राजधानी नागदा, दूसरी आहड़, तीसरी राजधानी चित्तौड़गढ़। तो आपको ध्यान रखना है चित्तौड़ मेवाड़ की तीसरी राजधानी बनी। जेत्र सिंह ने इसको राजधानी बनाया था, यह आपको ध्यान रखना है। जेत्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा जाता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जेत्र सिंह के शासनकाल को
मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जैत्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आगे आने वाली क्लास में रावल तेज सिंह, उसके बाद में रावल रतन सिंह। रतन सिंह वेरी इंपॉर्टेंट है, वहां से भी काफी प्रश्न आते हैं। रतन सिंह पद्मिनी के बारे में प्रश्न आते हैं, तो वो अगली क्लास में हम देख के चलेंगे। आपकी क्लास शाम को 5 बजे रहेगी, तो 5 बजे आप क्लास के लिए रेडी रहें। आपको 5 बजे वीडियो मिल जाएगा। 5 बजे आपको रेडी रहना है। आपको वीडियो आपके फ्रेंड्स में शेयर करना है। जो फ्रेंड आपकी तैयारी कर रहे हैं उन सबको आपको शेयर करना है, वीडियो लाइक करना है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।